हेलो दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पॉलिटिक की एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं, उसमें ये हमारा तीसरा क्रम का वीडियो है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना और संविधान के दर्शन से। मतलब संविधान में जो बातें कही गई है उसका प्रस्तावना में किस प्रकार से दार्शनिक वर्णन देखने को मिलता है, उसके बारे में हम आज एमसीक्यू कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, यह किस देश की प्रस्तावना पर आधारित था? तो सबसे पहले ये देश पूछ रहा है, और 1 मिनट, ठीक है, तो ये देश पूछ रहा है। देश में अपन को देखते हैं अमेरिकी प्रस्तावना, ब्रिटिश प्रस्तावना और रूसी प्रस्तावना। तो आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है उससे हम संसदीय परंपरा को लिए हैं, है ना, और बाकी सभी चीजें हमने वहां से उतनी गेन नहीं की है। तो सबसे पहला चीज, तो अगर इसमें एलिमिनेट करने वाला चीज आता है तो सबसे पहले तो ये तो डिलीट ही हो गया, डी वाला हो ही नहीं सकता। तीसरा में ये रूसी प्रस्तावना में क्या कहा गया है, वहां से हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि वहां से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ब्रिटिश प्रस्तावना, यहां से कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से हमने क्या किया है कि जो संसदीय परंपरा है जो इंडिया में उसको लिए हैं। तो बचा एक अमेरिकी प्रस्तावना। अमेरिकी प्रस्तावना में ये चीज कही गई है, वी आर अमेरिकन। क्या बोला गया है? वी आर अमेरिकन्स, ये बोली गई है, वी आर अमेरिकन से बोली गई है। तो हमने क्या कहा कि हम भारत के लोग, हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेट किया जाए वी आर इंडियन होता, अगर इंग्लिश में होता तो, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, ये प्रस्तावना में हमारा चीज देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें कहां से ली गई है? वी आर अमेरिकन से। वी आर इंडियन कहां से ली गई है? अमेरिकी प्रस्तावना से ली गई है। ठीक है, इसको आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ना? असत्य, सबसे पहले चीज ना, कोई भी चीज असत्य या सत्य पूछता है तो आपको क्या कर लेना है, उसको मार्क कर लेना है। पेपर में यहां से बहुत ज्यादा गलती होता है, हड़बड़ी में हम सत्य कथन को चुनकर आ जाते हैं, कभी कभी असत्य को जब पूछा गया है उल्टा उल्टा सीधा जवाब देके आ जाते हैं। तो ठीक है, असत्य बोला गया है ना। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? कल मैंने बताया था कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो ये जो हुआ था ये 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 1946, इस डेट से लेकर, है ना, कि कब तक? 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक ये हुआ है आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो ये कथन सही है। ठीक है, अगर ये आंशिक रूप से अपनाया गया था, मतलब इसमें गिनकर 13 आर्टिकल थे जो भारतीय संविधान का, उसको लागू किया गया था। बाकी जो आर्टिकल्स है उनको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, लेकिन ये कथन सही है क्योंकि उसमें बोला गया है कि इस दिन पे 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को आत्मर्पित करते हैं, ये वर्ड वहां पे बोला गया है। ठीक है, बी में आपका आएगा, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, ये सही कथन है, क्योंकि प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया तो इसके पीछे एक कहानी है, मतलब स्टोरी है या फिर घटनाएं हैं, स्टोरी नहीं बोल सकते, घटनाएं हैं। तो देखिए इसमें क्या था, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, ये हुआ था 1973 को। इसी में बोला गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। इसी के जस्ट 3 सालों बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें एक संविधान संशोधन किया गया, जिसमें क्या क्या वर्ड जोड़ा गया? तो इसका ट्रिक है SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, और एक है आपका अखंडता, ये वर्ड जोड़ा गया। ठीक है, 3 वर्ड जोड़ा गया इसमें। ठीक है, तो ये एकमात्र बार है जब 42वें संविधान संशोधन में सिर्फ एक बार यहाँ पे संशोधन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये कथन सही हुआ। उसके बाद क्या है, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में पेश किया गया। सही है ना। और ये कौन सा क्रम का मीटिंग था? ये तीसरे क्रम का मीटिंग था। पहले क्रम का मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर को, है ना। उसके बाद द्वितीय क्रम का कब हुआ? तो ये एक एक दिन के
अल्टरनेट में हुआ 11 दिसंबर को। उसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर को ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, तो ये कथन सही है। 9 दिसंबर को क्या हुआ था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़े उम्रदराज व्यक्ति थे उस समय पे, इसलिए उसको चुना गया। उसके बाद है आपका 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव किसने ये किया, पेश किया, नेहरू जी ने पेश किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब जाकर ये स्वीकृत किया गया, तो ये स्वीकृत किया गया बहुत लंबे अरसे बाद, ये हुआ 22 जनवरी 1947। इस दिन इसको पूरी तरह से मंथन करने के बाद इसको क्या किया गया, स्वीकृत किया गया। तो ये भी कथन सही है। उसके बाद क्या बोला गया है, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। अभी मैंने बताया कि संविधान का अंग माना है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं माना है, तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन हो गया गलत। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ये वाला, ये गलत है, आंसर यही हो जाएगा। अपन को असत्य कथन पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क में किस संविधान संशोधन द्वारा अभिभावकों या माता पिता के लिए उनके 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने संबंधी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए, मूल कर्तव्य की बात आती है सबसे पहले, तो इस मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। मूल कर्तव्य ये संविधान के कौन से भाग में है, ये मूल संविधान में नहीं था, ये भाग में है, 4 में भाग में है ना। आर्टिकल नंबर किस में है, 51 में है। ठीक है, किस देश से लिया गया है, तो सोवियत संघ, रूस नहीं, क्योंकि उस समय रूस नहीं था, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया। किस समिति के एवज में लिया गया, तो किस समिति के एवज में लिया गया इसको, किस सिफारिशों पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिशों पर लिया गया। और मूल जो कर्तव्य थे वो जब जोड़ा गया उस समय कितनी थी इसकी संख्या, तो 10 थी इसकी संख्या। ठीक है, संख्या इसकी 10 थी। तो ये बोल रहा है 11वां क्रम का जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो क्या था कि जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को क्या किया जाए, स्कूली शिक्षा दिया जाए। लेकिन स्कूली शिक्षा कब, 6 से 14 वर्ष, ये इस उम्र के बच्चों को, क्योंकि जो संविधान है उसके मूल संविधान में पहले ही बोल दिया गया था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार होगा, क्योंकि इसमें मिडिल स्तर की शिक्षा की बात की गई है। तो ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये आर्टिकल नंबर किस में जुड़ा, ये 6 से 14 वर्ष वाला है, तो ये आर्टिकल नंबर एक नया आया, जिस आर्टिकल नंबर का नाम है आर्टिकल नंबर 20A। ठीक है, ये शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 21 किससे है, तो जीवन जीने का अधिकार से संबंधित। 21A किससे है, तो शिक्षा का अधिकार है। और किस शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष। अब ये होगा तो ये राज्यों पर टाल दिया गया। लेकिन डीपीएसपी में किसकी बात की गई, डीपीएसपी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए डीपीएसपी में बात की गई, डीपीएसपी में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये चीज याद रखिएगा। ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया किसको, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को किसमें जोड़ा गया, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में शासन संचालन के लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, अभी बताया मैंने डीपीएसपी में। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है ना, 36 से 51 के बीच में कौन सा भाग में है, तो चौथे भाग में। देखिए भाग नंबर 1 क्या है, भाग अब देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। भाग नंबर 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, है ना, 4 तक ही देख लेते हैं। और संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। ठीक है, तो भाग नंबर 1 में क्या है, भारत के संघ या राज्य क्षेत्र बोलते हैं, ये राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, है ना। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, और इसी डीपीएसपी की बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हम भारत के लोग इस संविधान को निर्मित और स्वीकार कर भारत को सौंपते हैं, सौंपते हैं, सौंपते हैं। ये वर्ड को देखिएगा, संविधान में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट उसका वर्ड रहता है। हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान सभा को निर्मित और स्वीकार कर संपूर्ण देश को भेंट करते हैं। भेंट करना भी नहीं बोला गया है। हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं, स्वयं को अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान सभा को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। अब देखिए दोनों में सेम लग रहा होगा, लेकिन क्या बोला है? हम भारत के नागरिक संविधान को निर्मित और स्वीकार कर स्वयं को अर्पित करते हैं। ये वर्ड बोला गया है क्या? नहीं, इसमें बोला गया है हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान आत्मार्पित करते हैं। वहां पे एक वर्ड जोड़ा गया है आत्मार्पित, आत्मार्पित, ठीक है, ये वर्ड है। तो आत्मार्पित का मतलब क्या होता है? स्वयं को अर्पित करना, लेकिन किसके माध्यम से? क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। और उस संविधान सभा को हमने किसने ये चुना था? तो लोगों ने चुना था। उस दिन मैंने बताया था जैसे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, ये वर्ड था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस प्रकार से पीएससी क्वेश्चन पूछता है। पीएससी कई बार वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। उनके 12 अगर क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहा है तो डेफिनेटली आप लिख के लीजिएगा कि 7 ऐसे क्वेश्चन है जो वन लाइनर रहेंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भरा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है। अब ये समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है ना, ये कब जोड़ा गया? मैंने अभी आपको बताया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 में, है ना। 3 वर्ड जोड़ा गया, समाजवादी, पद निरपेक्ष और एक है अखंडता। तो समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? आपने समाजवाद और साम्यवाद दोनों चीजें पढ़ी होगी, उसमें समाजवाद का क्या अर्थ है ना, तो उससे ले सकते हो आप। देखिए, उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, ये वर्ड थोड़ा सा ये लग रहा है। देखिए और पढ़ते हैं। गरीब और अमीर के मध्य दूरी को कम करना, मध्य दूरी को कम करना, ठीक है। केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीब और अमीर के मध्य दूरी को कम करना। तो ये जो वर्ड है 1 और 2, इसी को मिलकर यहाँ पे बोल दिया गया है। लेकिन क्या बोला है? सार्वजनिक, डी में क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र को उन्मूलन। तो देखिए, निजी क्षेत्र को उन्मूलन मतलब खत्म करना, ऐसी तो बात की नहीं गई है ना। तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब उत्पादन के वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, ये भी गलत हो गया, एक अर्थ दे रहा है। अब बचा जो क्या हुआ आपका बी नंबर एंड सी नंबर। क्या होता है समाजवाद? समाजवाद वह विचारधारा है जो सबसे ज्यादा अपन देखने को मिलता है चाइना में। कि समाजवाद ये बोलता है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पर उसके मेहताना के रूप में उसका समान वितरण किया जाए। मेहताना, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति खाली पीली बैठा है उसको भी उसको वो सुविधाएं दी जाए, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा उसके बीच में समान वितरण की जाएगी, ये बोलता है समाजवाद, है ना। चलिए, तो इसमें क्या बोला गया? केवल उत्पादन एवं वितरण के, केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीब और अमीर के मध्य दूरी को, मतलब उनके बीच जो खाई है उनको बांटना। जैसे इंडिया में आज भी क्या आपने न्यूज आर्टिकल में पढ़ते होंगे कि 95% जनसंख्या के पास सिर्फ 5% संपत्ति है और 5% लोगों के पास 95% की संपत्ति है, ये बोला जाता है ना। ये इंडिया के सेंस में। चाइना के सेंस में ऐसा नहीं है। चाइना में क्या है कि वहां पे एक निश्चित राशि कमाने के बाद वहां पे क्या हो जाता है, जो अमीर वर्ग है उनकी राशि को छीनकर गरीबों में बांटा जाता है। जैसे जैकमा को बहुत दिनों तक नजरबंद कर दिया गया था, उनकी संपत्ति को क्या किया गया था? सील कर दिया गया था। ये चाइना की पॉलिसी है जो समाजवाद का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लगता है मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि इंडिया में भी क्या है, गरीबी इतनी बढ़ चुकी है। हम समाजवाद हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन यहाँ समाजवाद के नियमों का कोई फॉलो उतना हमको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो गया। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये सभी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध में क्या असत्य है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग, ये जो वर्ड है इससे क्या अर्थ है ये आपको बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक मिनट।
ठीक है, हम भारत के लोग के संबंध में क्या असत्य है? तो देखिए, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, है ना, प्रतिनिधि थे। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है ना। भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। अब वहां पे एक वर्ड आया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके सदस्यों में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, है ना, ये सभी चीजें बताई गई है। उसमें क्या चीज है ना, कि लास्ट में जो वर्ड जुड़ा गया है ना, कि हम संविधान को आत्मार्पित करते हैं, ये जो वर्ड है ये है जनता। जनता आत्मार्पित करती है, ना कि संविधान सभा के सदस्य। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता वाला। जनता ही इसको आत्मार्पित करती है, ठीक है। तो इसको आपको एक मिनट असत्य कथन है, क्या असत्य है बोला है? एक मिनट ना, असत्य है इसमें बोला गया है जनता। जनता वर्ड का तो वहां पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यही असत्य होगा, जनता है। जनता वर्ड का एक बार देख लीजिएगा आप लोग, उसमें जनता वर्ड का यूज नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर गया था, सॉरी इसके लिए। तो ये वाला कथन अपने को ये हो जाएगा, भारत की संविधान सभा के सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे। देखिए बिल्कुल प्रतिनिधि थे। कैसे प्रतिनिधि थे इसको बता रहा हूं, कि इसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और 389 सदस्य में आपका कितना था? 292 क्या थे? देसी रियासत आपके प्रांतों से थे, सॉरी ब्रिटिश प्रांतों से थे। 293 है ये, सॉरी 293। उसके बाद ये होगा आपका 92, ये देसी रियासतों से था। उसके बाद 4 और थे, वो थे क्या? चीफ कमिश्नरी थे। तो इस प्रकार से क्या इनके प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था ना। वहां पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव थोड़ी नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता तब की बात अलग थी। प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय गणतंत्र की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है, तो जनता द्वारा हुआ है। भारत की संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ये खुद गलत पढ़ चुका था इसको, सॉरी। भारत की जनता के द्वारा नहीं हुआ, उसके प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ है, लेकिन वो आत्मार्पित की जाएगी भारत की जनता के द्वारा, है ना। बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो ये असत्य कथन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। एक होता है पंथ निरपेक्ष, एक होता है आपका धर्म निरपेक्ष। दो चीजें होती है, पंथ निरपेक्ष और एक होता है आपका धर्म निरपेक्ष। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पंथ निरपेक्ष में यह बात बोली जाती है कि जो भारत है वो किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के साथ क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। क्या? भेदभाव नहीं करेगी। देखिए इसमें भेदभाव नहीं होगा। और धर्मनिरपेक्ष में क्या बोला गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं। जब आप पीएससी मेंस में लिखोगे, आप लिखते होंगे कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है, या फिर वेस्टर्न जो देश है उसमें धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, और इंडिया के सेंस में धर्मनिरपेक्ष का क्या अंतर है। तो इंडिया में धर्मनिरपेक्ष का अंतर यह है कि हम जो यहाँ का जो स्टेट है वो किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, या फिर क्या नहीं करेगा, आपका उस धर्मों के प्रति राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, है ना। जैसे हिंदू राज्य की बात आती है, कभी कभी मुस्लिम वाले अड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से किसी भी धर्म राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये बोला गया। लेकिन वेस्टर्न में इसी को क्या बोला गया है, पश्चिमी भारत में, कि वहां पे उसको नेगेटिव माइंड में ले लिया गया है कि राज्य धर्म का विरोधी है। वहां पे ये वर्ड बोला गया है, समझ में आ रहा है? तो दोनों में अंतर है। लेकिन इंडिया धर्म का विरोध नहीं करता और ना ही उसको प्रमोट करता है, बल्कि वो क्या करता है, भारत का कोई धर्म नहीं है। और पंथ निरपेक्ष मतलब क्या नहीं है कि उसका कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोनों में एकदम सीधी जो अंतर है आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एक ईश्वरवाद धर्म का विरोध, सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था बी आर अम्बेडकर ने? तो देखिए ये बी आर अम्बेडकर सर की बात है ना, लेकिन एक और व्यक्ति है जिसने बोला था संविधान की आत्मा, उसका एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, माइंड से स्लिप हो रहा है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। संविधान की आत्मा अगर बोला जाए तो इसका दो सेंस होता है। एक होता है प्रस्तावना को भी बोल देते हैं,
प्रस्तावना को, और एक होता है आपका किसको, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आत्मा और उसका हृदय या मस्तिष्क की बात की गई है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्तित्व है जिसने प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो बना है, वो किससे बना, कि प्रस्तावना से ही बना है ना। उसका संविधान दर्पण, संविधान का दर्पण है ना, संविधान का सार, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो संविधान का कोई ये करती है, उसका क्या होना चाहिए, उसका अर्थ, जो कोई अर्थ अच्छे से डिफाइन नहीं हो उसको डिफाइन करना है, तो किसका सहारा लेती है, सुप्रीम कोर्ट, वो लेती है प्रस्तावना का, इसलिए उसको संविधान का दर्पण बोलते हैं। लेकिन अगर बोला जाए संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर के अनुसार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल नंबर कितने में है, 32 में है। ठीक है, और प्रस्तावना को किसी एक व्यक्ति ने कहा था, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।